हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माकेसर देवी सीरीज 18 आज हम करने वाले हैं। माकेसर देवी सीरीज कवर करें जैम पर आधारित क्वेश्चंस, और जैम है आपके सिलेबस में रखा गया है, जैसे कि एसएसए, एएसओ, एसओ, ओएस, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं माकेसर देवी सीरीज पार्ट 18 का पहला क्वेश्चन 341। Who is responsible for maintaining the currency and sanity of the catalog and its offer in the marketplace in CMS Q1? CMS Q1 में मार्केट प्लेस में कैटालॉग की मुद्रा और विवेक इसकी पेशकश को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? जेम पोर्टल, OEM, रीसेलर्स, बोथ OEM एंड रीसेलर। CMS Q1 में मार्केट प्लेस में कैटालॉग की मुद्रा और विवेक और साथ में ही इसकी पेशकश को बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि CMS Q1 है वो किसके द्वारा ऑफर किया जाता है। CMS की करेंसी और सैनिटी को कैटालॉग में साथ में ही उसको मार्केट प्लेस पर ऑफर करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, OEM हो जाएंगे। OEM का फुल फॉर्म आपको मालूम है, ऑथराइज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। वो क्या करेगा? जेम पर CMS Q1 है वो ऑफर करेगा, जो कि CMS Q1 में करेंसी, सैनिटी और साथ में जो भी ऑफर किया जा रहा है उसको मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, OEMs। अगला सवाल देख लेते हैं 342। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ CMS 3.0 ऑन जेम पोर्टल? जेम पोर्टल पर CMS 3.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू ऑफर हायर लेवल ऑफ ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी टू OEMs एंड इट्स अप्रूव्ड रीसेलर्स, to maintain efficiency, transparency, and inclusiveness of GEM, to implement an enhanced catalog management system। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जेम पोर्टल पर CMS 3.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? CMS 3.0 है वो ऑफर किया जा रहा है किस पर? जेम पोर्टल पर। तो इसका क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहला है टू ऑफर हाई लेवल ऑफ ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी टू OEMs एंड इट्स अप्रूव्ड रीसेलर्स, टू मेंटेन एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ जेम, टू इम्प्लीमेंट एन एनहांस्ड कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम। जेम पोर्टल पर CMS 3.0 है वो ऑफर किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को मेंटेन किया जाएगा। हाई लेवल ऑफ ओनरशिप है, साथ में अकाउंटेबिलिटी है, वो OEM के द्वारा या रीसेलर के द्वारा मेंटेन की जाएगी। इसके साथ में टू मेंटेन एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस ऑफ जेम है, इसको मेंटेन किया जाएगा। एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस भी होना चाहिए, और इसके साथ में टू इम्प्लीमेंट एन एनहांस कैटलॉग मैनेजमेंट सिस्टम। ये सभी किसके द्वारा मेंटेन किए जाएंगे? जो भी जेम पोर्टल पर CMS 3.0 को ऑफर कर रहा है, ये उसके उद्देश्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 343। हु कैन ऑफर प्रोडक्ट्स इन CMS क्वाड्रेंट 2 यानी कि CMS Q2? CMS क्वाड्रेंट 2, CMS Q2 में उत्पाद कौन पेशकश कर सकता है? ओनली OEMs, ओनली प्री ऑथराइज्ड रीसेलर्स, बोथ OEMs एंड प्री ऑथराइज्ड रीसेलर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। CMS Q2 में उत्पाद कौन पेशकश कर सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ OEMs एंड प्री ऑथराइज्ड रीसेलर। ऑथोराइज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इसके साथ में प्री ऑथोराइज रीसेलर्स है, वो क्या करेंगे? CMS Q2 के उत्पाद है उनकी पेशकश करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ OEMs एंड प्री ऑथोराइज्ड रीसेलर्स। अगला सवाल देख लेते 344। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ OEMs इन CMS Q2? CMS Q2 में OEM की क्या जिम्मेदारी है? प्रोवाइडिंग ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑथराइज्ड सेलर्स, listing and maintaining all appropriate and current product catalog for pairing by its resellers, being responsible and legally liable for the sanity and quality of catalog, including warranty and after sale service obligations। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। CMS में OEM की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। प्रोवाइडिंग कंप्लीट लिस्ट ऑफ ओपन मार्केट ऑथराइजेशन सेलर्स है वो देने होंगे किसके द्वारा? OEM के द्वारा।
साथ में लिस्टिंग एंड मेंटेनिंग ऑल अप्रोप्रिएट एंड करंट प्रोडक्ट कैटालॉग फॉर पेयरिंग बाय इट्स रीसेलर्स, ये भी देना होगा। और इसके साथ में बीइंग रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल होगा एंड लीगली लाइबल फॉर द सैनिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैटालॉग इंक्लूडिंग वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस ऑब्लिगेशंस है। ये सब दिए जाएंगे किसके द्वारा? ओईएम के द्वारा दिए जाएंगे। किस में दिए जाएंगे? जेम पोर्टल के CMS Q2 में दिए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 18 का अगला सवाल देख लेते हैं। 345 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द प्रोडक्ट कैटालॉग इन CMS क्वाड्रेंट 3? CMS क्वाड्रेंट 3 में उत्पाद सूची बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? ओनली OEMs, ओनली रीसेलर्स, बोथ OEMs एंड रीसेलर्स, नन ऑफ दी अबव। CMS क्वाड्रेंट 3 यानी कि CMS Q3 के जो सूची होती है, उत्पाद सूची होती है, उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ OEMs एंड रीसेलर्स। OEM और रीसेलर हैं, वो क्या करेंगे? CMS Q3 के उत्पाद बनाएंगे, उनकी सूची बनाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते 346 व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द OEM रिगार्डिंग द कैटालॉग? कैटालॉग के संबंध में OEM की क्या जिम्मेदारी है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे मेंटेनिंग द कैटालॉग एंड एडिंग अपडेटिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मैनेजिंग रीसेलर्स एंड कैटालॉग्स, प्रोवाइडिंग ए लिस्ट ऑफ रीसेलर्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कैटालॉग के संबंध में OEM है, ऑथराइज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, वो क्या बना रहा है? कैटालॉग तैयार कर रहा है। तो कैटालॉग बनाने के लिए OEM की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मेंटेनिंग द कैटालॉग, कैटालॉग बनाने की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। साथ में एडिंग अपडेटिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कैटालॉग में जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, अपडेट करनी होगी। इसके साथ में मैनेजिंग रीसेलर्स एंड कैटालॉग्स, रीसेलर्स को भी आपको मैनेज करना होगा और जो भी कैटालॉग आप दे रहे हैं उसको मेंटेन करना होगा। और साथ में प्रोवाइडिंग ए लिस्ट ऑफ रीसेलर्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेरीज, रीसेलर्स की लिस्ट भी आपको देनी होगी कि कौन आपके रीसेलर बनेंगे, और जो भी क्वेरी आती है उसको आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? OEM की हो जाएगी कैटालॉग पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 347 व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीसेलर्स रिगार्डिंग द कैटालॉग? कैटालॉग के संबंध में पुनर्विक्रेताओं की क्या जिम्मेदारी है? वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग द कैटालॉग अपलोडेड बाय द रीसेलर, अपडेटिंग ऑफर प्राइस, स्टॉक एंड डिलीवरी लोकेशंस, अज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सैनिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑफर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कैटालॉग के संबंध में रीसेलर यानी कि पुनर्विक्रेताओं की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने OEM के बारे में देखा, यहाँ पर रीसेलर की भी कोई जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैटालॉग के संबंध में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पर सबसे पहला बताया गया है अपडेटिंग एंड वेरीफाइंग द कैटालॉग अपलोडेड बाय द रीसेलर, जो भी रीसेलर ने कैटालॉग अपलोड किया है उसको वैलिडेट करना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा कौन कौन से आइटम आप ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ में अपडेटिंग ऑफर प्राइस, ये बहुत बड़ी बात है, ऑफर प्राइस को अपडेट करना होगा, स्टॉक को भी अपडेट करना होगा, और डिलीवरी लोकेशन है वो भी आपको बतानी होगी, रीसेलर को बतानी होगी। साथ में अज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सैनिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑफर्स, सैनिटी और क्वालिटी ऑफ ऑफर्स है उनको भी आपको क्या करना होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि आप खराब चीज नहीं दे सकते, अंडर क्वालिटी की, लो क्वालिटी के आइटम नहीं दे सकते, जो आपने कैटलॉग में दर्शाया है वही देना होगा। ये सभी जिम्मेदारी किसकी हो जाएंगी? रीसेलर की हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते 348 हु कैन क्रिएट कैटालॉग्स इन कैटेगरीज अंडर CMS क्वाड्रेंट 4? CMS क्वाड्रेंट 4 के अंतर्गत श्रेणियों में कैटालॉग कौन बना सकता है? ओनली OEMs, ओनली रीसेलर्स, बोथ OEMs एंड रीसेलर्स, नन ऑफ दी अबव। CMS क्वाड्रेंट 4 के अंतर्गत श्रेणियों में कैटालॉग कौन बना सकता है? आइटम को लिस्ट कौन बना सकता है? कौन कौन से प्रोडक्ट आप दे रहे हैं इनकी लिस्ट कौन बना सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा बोथ OEMs एंड रीसेलर्स। OEM है वो बना सकते हैं, साथ में रीसेलर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑफर कर रहे हैं क्या? CMS Q4 ऑफर कर रहे हैं, तो इनके कैटालॉग श्रेणी बनाने की जिम्मेदारी है इन दोनों की हो जाएगी।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ OEMs एंड रीसेलर्स। नया सवाल देख लेते 349। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग एंड वेरीफाइंग द कैटालॉग अपलोडेड बाय द रीसेलर इन CMSQ4? CMSQ4 में पुनर्विक्रेता द्वारा अपलोड किए गए कैटालॉग को मान्य और सत्यापित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? OEMs, बायर्स, जेम, नन ऑफ दी। CMSQ4 में पुनर्विक्रेता द्वारा कोई आइटम कैटालॉग के माध्यम से अपलोड किए हैं तो उनको मान्य करना है, वैलिडेट करना है, वेरीफाई करना है, ये किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, OEMs। OEMs है उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी क्योंकि वो रीसेलर के माध्यम से आइटम दे रहा है। तो CMS में क्या चीज आप अपलोड कर रहे हैं, कैटालॉग में कौन कौन से आइटम बता रहे हैं, इसको आपको वैलिडेट करना होगा, वेरीफाई करना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, OEMs। क्वेश्चन देख लेते 350। Who can update the offer price, stock and delivery locations in CMSQ4? CMSQ4 में ऑफर मूल्य, स्टॉक और डिलीवरी स्थान को कौन अपडेट कर सकता है? OEMs, बायर्स, रीसेलर्स, जेम। बड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े टेक्निकल हैं परंतु जरूरी हैं। ये क्वेश्चंस पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, रीसेलर। रीसेलर की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो क्या करेगा, ऑफर प्राइस अपडेट करेगा, साथ में स्टॉक भी अपडेट करेगा और डिलीवरी लोकेशंस हैं वो भी बताएगा। अगर उसने CMSQ4 में कोई कैटालॉग तैयार किया है तो ये सब चीजें उस कैटालॉग के अनुसार उनको बतानी होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रीसेलर्स। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए क्योंकि ये बवंडर प्लान के वीडियोज हैं आपके इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि DCAC प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, SO, ASO, OS, UDC, PGT इन EMRS, NVS, KVS, DSSB, SSC, UPSC, NTA एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। अगर आपको जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए। देख लेते हैं नया सवाल 351। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्पेशल कैटेगरी इन CMS? CMS में विशेष श्रेणी का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड बिहेवियर फॉर ऑल कैटेगरीज, टू कैटर टू सेलेक्ट अ फ्यू कैटेगरीज दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड बिहेवियर, टू इंक्लूड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG कैटेगरीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। CMS में विशेष श्रेणी का उद्देश्य क्या हो जाएगा? CMS में आपको विशेष श्रेणी मेंशन करनी होगी तो इन विशेष श्रेणी स्पेशल कैटेगरीज का क्या उद्देश्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड बिहेवियर फॉर ऑल कैटेगरीज, जो भी आपने स्पेशल कैटेगरी बनाई है वहां पर कस्टमाइज्ड बिहेवियर बताना होगा, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा। साथ में टू कैटर सेलेक्ट फ्यू कैटेगरीज दैट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड बिहेवियर, कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जिनको स्पेशलाइज्ड बिहेवियर की जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, वो भी आपको करनी होंगी। टू इंक्लूड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHG कैटेगरीज हैं वो भी आपको स्पेशल कैटेगरी देनी होंगी, CMS में देनी होंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 352। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीसेलर इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट अबाउट द जीनियननेस ऑफ द सप्लाइड प्रोडक्ट्स? आपूर्ति किए गए उत्पादों की वास्तविकता के बारे में किसी भी शिकायत के मामले में पुनर्विक्रेता की क्या जिम्मेदारी है? टू प्रोवाइड जीनियन रिप्लेसमेंट सप्लाईज, to seek authorization from the OEM, to upload the product on GEM, to participate in any bid on GEM। आपूर्ति किए गए उत्पादों की वास्तविकता के बारे में किसी भी शिकायत के मामले में पुनर्विक्रेता यानी कि रीसेलर की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड जीनियन रिप्लेसमेंट सप्लाईज, यानी कि आपको जीनियन रिप्लेसमेंट करना होगा। कोई शिकायत आती है, कोई दिक्कत आती है तो वो माल की आपको क्या करनी होगी? रिप्लेसमेंट करनी होगी, उसके बदले में आपको उचित आइटम देना होगा। ये जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? रीसेलर की हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड जीनियन रिप्लेसमेंट सप्लाईज। मूव टू क्वेश्चन नंबर 353। अकॉर्डिंग टू द जेम, हाउ मेनी बिड्स कैन ए बिडर सबमिट इन ए पर्टिकुलर बिडिंग प्रोसेस? जेम के अनुसार एक बोलीदाता किसी विशेष बोली प्रक्रिया में कितनी बोलियां प्रस्तुत कर सकता है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ओनली वन बिड, मल्टीपल बिड्स, टू बिड्स, थ्री बिड्स। जेम के अनुसार एक बोलीदाता किसी विशेष बोली प्रक्रिया में कितनी बोलियां प्रस्तुत कर सकता है?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ओनली वन बिड। एक बोली दाता है, एक बोली प्रक्रिया में सिर्फ एक बोली दे सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ओनली वन बिड। क्वेश्चन आ गया हमारा 354। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए बिडर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बोली लगाने वाले को अयोग्य घोषित कर देगी। ए होल्डिंग कंपनी विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कोटिंग फॉर द सेम टेंडर, sisters oblique associated allied concerns participating in the same tender, both A and B, none of the above। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बोली लगाने वाले को अयोग्य घोषित कर सकती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। होल्डिंग ए कंपनी विद मल्टीपल इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोटिंग फॉर द सेम टेंडर, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सेम टेंडर के लिए बोली लगा रही हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, रेट में फर्क कर सकती हैं। एक यूनिट है एक रेट दे रही है, दूसरी यूनिट दूसरी रेट दे रही है, तीसरी यूनिट तीसरी रेट दे रही है, तो वहां पर क्या हो सकता है, कुछ गड़बड़ करने के चांसेज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित कर सकती है। इसके साथ में सिस्टर एसोसिएटेड अलाइड कंसर्न पार्टिसिपेटिंग इन द सेम टेंडर, सेम टेंडर में सिस्टर या एसोसिएटेड अलाइड कंसर्न्स हैं, अलाइड कंपनीज हैं, अलाइड यूनिट्स हैं, अगर सेम टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो अयोग्य घोषित की जा सकती हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। माकेसर देवी सीरीज पार्ट 18 का अगला सवाल देख लेते हैं 355। व्हाट डज सिस्टर एसोसिएटेड अलाइड कंसर्न रेफर टू इन द जेम। जेम में सिस्टर या एसोसिएटेड या अलाइड कंसर्न का क्या मतलब है। ए कंपनी, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म। A company having common persons as director, partner, member, owner, a company with common business ownership, management, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जेम में सिस्टर, एसोसिएटेड या अलाइड कंसर्न किसको कहेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। ए कंपनी, कोई भी कंपनी है, सोसाइटी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वो क्या कहलाएंगी, आपस में सिस्टर होंगी, एसोसिएटेड होंगी, अलाइड होंगी। ए कंपनी हैविंग कॉमन पर्सन्स एज डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर, ओनर, अगर एक कंपनी के डायरेक्टर, पार्टनर या मेंबर या ओनर कॉमन होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सिस्टर कहलाएंगे, एसोसिएटेड कहलाएंगे, अलाइड कंसर्न्स कहलाएंगे। इसके साथ में ही एक कंपनी विद कॉमन बिजनेस ओनरशिप या मैनेजमेंट रखती है तो भी उसको आप क्या बोलेंगे, एक सिस्टर या एसोसिएटेड या अलाइड कंसर्न बोलेंगे, अलाइड कंपनी बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। जेम के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते 356। अकॉर्डिंग टू द जेम व्हाट डज द टर्म कंपनी इंक्लूड। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। जेम के अनुसार कंपनी शब्द में क्या शामिल है। ओनली आर्टिफिशियल पर्सन्स कंस्टिट्यूटेड अंडर इंडियन लॉज, ओनली आर्टिफिशियल पर्सन्स कंस्टिट्यूटेड अंडर लॉज ऑफ अदर कंट्रीज, एनी आर्टिफिशियल पर्सन वेदर कंस्टिट्यूटेड अंडर इंडियन लॉज और ऑफ एनी अदर कंट्री, और डी ऑप्शन हो जाएगा ओनली नेचुरल पर्सन्स। जेम के अनुसार कंपनी शब्द किसको डिफाइन किया गया है, कंपनी शब्द के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एनी आर्टिफिशियल पर्सन वेदर कंस्टिट्यूटेड अंडर इंडियन लॉज और ऑफ एनी अदर कंट्री। जो भी आर्टिफिशियल पर्सन है वो कंपनी के रूप में डिफाइन किया गया है या तो इंडियन लॉज के अनुसार या दूसरे कंट्री के नियमों के अनुसार, तो उसको आप क्या बोलेंगे, एक कंपनी बोलेंगे। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 357। हाउ इज ए पर्सन डीम्ड टू हैव बिड इन ए पार्टनरशिप फॉर्मेट और इन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर्मेट। किसी व्यक्ति को साझेदारी प्रारूप में या व्यक्तियों के सहयोग प्रारूप में बोली लगाने वाला कैसे माना जाता है, यानी कि साझेदारी प्रारूप में, पार्टनरशिप फॉर्मेट में या एसोसिएटेड पर्सन फॉर्मेट में कैसे माना जाएगा, सहयोगी व्यक्तियों के रूप में कैसे माना जाएगा। ऑप्शन हो जाएंगे इफ द पर्सन इज ए पार्टनर ऑफ द फर्म विच हैज सबमिटेड द बिड, इफ द पर्सन इज ए मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच हैज सबमिटेड ए बिड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। साझेदार प्रारूप या व्यक्तियों के सहयोग समूह प्रारूप कैसे माना जाएगा, यदि वो कैसा कर रहे हैं, इफ द पर्सन ए पार्टनर ऑफ द फर्म विच हैज सबमिटेड द बिड, कोई पार्टनरशिप में बिड सबमिट किया जा रहा है, कोई फर्म के द्वारा बिड सबमिट किया जा रहा है जहां पर पार्टनरशिप देखी जाती है या पार्टनरशिप में फर्म है, तो उसको आप साझेदार प्रारूप बोल सकते हैं। या इफ द पर्सन इज ए मेंबर ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स विच हैज सबमिटेड ए बिड,
कोई ऐसी कंपनी है जहां पर एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, उसका कोई मेंबर अगर बिड सबमिट करता है तो उसको आप क्या बोलेंगे? व्यक्तियों के सहयोग प्रारूप में बोली लगाने वाला माना जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल देख लेते 358। हाउ इज ए पर्सन डीम्ड टू हैव बिड इन ए कंपनी फॉर्मेट? किसी व्यक्ति को कंपनी प्रारूप में बोली लगाने वाला कैसे माना जाता है? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं, प्यारी प्यारी कंडीशंस बताई जा रही है। कंपनी किसको बोलेंगे, सहयोगी फॉर्मेट किसे बोलेंगे, साझेदारी फॉर्मेट किसे बोलेंगे, इस प्रकार के सवाल ही तो पूछे जाते हैं। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, इफ द पर्सन होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द वोटिंग शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच हैज सबमिटेड ए बिड, if the person is a director and or key managerial personnel of the company which has submitted a bid, if the person holds more than 10% of voting share capital in and or is a director and or key managerial personnel of a holding company of that company which has submitted the bid, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। किसी व्यक्ति को कंपनी प्रारूप में बोली लगाने वाला कैसे माना जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहले बताया गया है इफ द पर्सन होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ द वोटिंग शेयर विच हैज सबमिटेड ए बिड, मतलब कि कोई पर्सन के पास में 10% वोटिंग शेयर है किसी कैपिटल कंपनी के और वो बिड सबमिट करता है, तो उसको आप क्या मानेंगे? कंपनी प्रारूप में मानेंगे। साथ में इफ द पर्सन इज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ द कंपनी विच हैज सबमिटेड ए बिड, कोई व्यक्ति है, डायरेक्टर है या उसके अंडर में प्रबंधन चल रहा है, तो उसको क्या मानेंगे? कंपनी मानेंगे। और सी में बताया है इफ द पर्सन होल्ड्स मोर देन 10% ऑफ वोटिंग शेयर कैपिटल इन एंड और की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ ए होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट कंपनी विच हैज सबमिटेड द बिड। ऑप्शन में बताया गया है कि 10% से अधिक वोटिंग शेयर उसके पास में रखते हैं, कंपनी के शेयर 10% से ज्यादा हैं, या वो व्यक्ति उस कंपनी में प्रबंधन में शामिल है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? एक कंपनी बोलेंगे। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 359। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट वैल्यू अलाउड फॉर पुश बटन प्रोक्योरमेंट पीबीपी? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। पुश बटन प्रोक्योरमेंट पीबीपी के लिए अनुमत अधिकतम खरीद मूल्य क्या है? इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो तो जरूर पूछ लिए जाते हैं। ₹1 लाख, ₹2 लाख, ₹5 लाख, ₹10 लाख। पुश बटन प्रोक्योरमेंट यानी कि पीबीपी है, उसके अनुसार अधिकतम कितनी खरीद आप कर सकते हैं जेम के माध्यम से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ₹5 लाख। 5 लाख रुपए तक की आप खरीद कर सकते हैं। किस माध्यम से? पीबीपी के माध्यम से, यानी कि पुश बटन प्रोक्योरमेंट के माध्यम से आप 5 लाख रुपए तक की खरीद कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज पार्ट 18 का अंतिम सवाल 360। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट परमिटेड फॉर पीबीपी? पीबीपी के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की अनुमति नहीं है? डायरेक्ट परचेज, L1, कस्टम बिड, ऑल ऑफ दी अबव। पुश बटन प्रोक्योरमेंट के लिए किसकी अनुमति नहीं होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते, L1 भी नहीं कर सकते और कस्टम बिड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पुश बटन के माध्यम से आप परचेज कर रहे हैं। और पुश बटन के लिए हमने अनुमति सीमा क्या देखी थी? 5 लाख रुपए तक की देखी थी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से साथियों मां केसर देवी सीरीज पार्ट 18 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 360 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस हैं जेम पर आधारित है और जेम के क्वेश्चंस हैं आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखे गए हैं। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। और साथ में नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम कर रहे हैं सर्विस रूल पर सारे क्वेश्चंस। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के सारे वीडियोस देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।